नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैवस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो यह है। और इससे पहले कि अपना कार्यक्रम शुरू करें, सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जिन पर अगले आधे घंटे अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएंगे मोहन कैबिनेट की बैठक के बारे में। क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं आज, ये आपके लिए जानना जरूरी है, तो पहली खबर ये होगी। इसके बाद हम बात करेंगे इंदौर की एक खबर की और उस खबर से निकलने वाले एक सवाल की कि आखिर माहौल बिगाड़ कौन रहा है, यह सवाल होगा हमारी दूसरी खबर में। जो तीसरी खबर है वो जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से, जहां पर राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाना है। सम्मानों का आज ऐलान हुआ है, किन्हें किन्हें सम्मान मिलेगा, किस किस क्षेत्र से आते हैं, किस विधा से आते हैं, वो सब कुछ होगा इस खबर में। फिर एक और महत्वपूर्ण खबर जिसका आपके साथ चर्चा किया जाना जरूरी है वो है नो कोर्ट रूम लाइव। तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स के छोटे छोटे क्लिप्स, वीडियोस, मीम्स के माध्यम से डाले जाते हैं। ऐसे सभी वीडियोस को लेकर हाईकोर्ट ने क्या नया आदेश जारी किया है, जानिएगा इस खबर में। तो दिवाली के बाद मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का एक बड़ा फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। सिविल सेवाओं में महिला आरक्षण को 2% बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह जो पहले 33% आरक्षण था वो अब बढ़कर हो गया है 35%। इस संबंध में प्रस्ताव पर मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी गई है। इस निर्णय से सरकारी नौकरियों में महिला पुरुष कर्मचारियों का लिंगानुपात बेहतर होगा। दिवाली के बाद आयोजित डॉक्टर मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसी तरह के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सिविल सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण में बढ़ोतरी के अलावा स्वास्थ्य, ऊर्जा और आईटी के क्षेत्र में भी कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। इसके अलावा राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जो कि पहले 40 साल था। इससे बदलाव से होगा क्या कि जो योग्य उम्मीदवार हैं उन्हें अब ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में स्टाफ की कमी को दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा विभागों में भर्ती को लेकर पीएससी पदों की जानकारी मुख्यमंत्री ने मांगी है। 12 नवंबर को कालिदास सम्मान होगा। इस समारोह में उज्जैन में सारी व्यवस्थाएं होंगी, सारी चीजें होंगी, सारी तैयारियां होंगी। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शिरकत करेंगे। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो इस कैबिनेट बैठक में हुए, अब उनका जिक्र कर लेते हैं, उनकी जानकारी दे देते हैं। मेरे पीछे टेक्स्ट आता जाएगा, वो आप पढ़ते जाइएगा और मैं बताता आपको जाऊंगा। जैसे कि प्रदेश के कई जिलों में खाद का संकट होने की खबरें लगातार आ रही हैं। इस संकट को दूर करने और किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराने को लेकर अब राज्य में 286 नकद उर्वरक विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। इससे किसानों को सुविधा मिलेगी, किसानों को आसानी से खाद मिल जाएगी। इनमें से 141 केंद्रों का संचालन विपणन समितियां करेंगी। इसके अलावा 254 नए केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में विस्तार किया गया है। अब 660 मेगावाट की नई थर्मल पावर इकाई लगाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस समय संचालित की जा रही 205 और 210 मेगावाट की 2 इकाइयों को डीकमीशन किया जाएगा। 205 और 210 मेगावाट की जगह अब एक नया प्लांट स्थापित किया जाएगा। और इससे होगा क्या, इससे प्रदेश के बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा राज्य में रजिस्टर्ड फार्म्स और संस्थाओं को अब डिजिटाइज करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इन समितियों को कंप्यूटरीकृत करके
पैक्स समितियों के साथ जोड़ा जाएगा। इससे सूचनाओं का आदान प्रदान सुगम हो जाएगा। जो जानकारियां हैं वो जल्दी ही मिल पाएंगी। आईटी परियोजना पर तकरीबन 3 करोड़ 68 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसमें से 60% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे जो आज मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए। इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के प्रयास के रूप में राज्य शासन द्वारा गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। अपनी संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता को प्रकट करते इस नवाचार की सभी ओर सराहना हुई है। गोवंश के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने वाले इस पर्व से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रीवा में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उत्साहवर्धक साबित हुई। उद्योगपतियों और निवेशकों ने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के संचालन में रुचि प्रदर्शित की है। रीवा में 31,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लगभग 28,000 रोजगार के अवसर इससे सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 7 दिसंबर को आयोजित होगी और वो जगह होगी नर्मदापुरम में। 254 नगद नए उर्वरक विक्रय केंद्रों की स्वीकृति आज दी गई है। खाद खरीदने में किसानों को समय लग रहा है, परेशानी हो रही है, तो एक बहुत बड़ी राहत इसे मिलेगी। मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए 33% का जो रिजर्वेशन था उसको 35% किया गया है। बहुत ही महत्व सशक्तिकरण की दिशा में कि अब मध्य प्रदेश में 35% रिजर्वेशन रहेगा नियुक्तियों में। मेडिकल कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की आयु सीमा 40 थी, उसको बढ़ा के 50 किया गया है। पैरामेडिकल काउंसिल के जो अधिनियम भारत सरकार ने बनाए उसके रूल्स अभी आ नहीं पाए हैं। हमारी प्राथमिक सहकारी साख समितियां हैं वो सारी की सारी कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। 3.5 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च होंगे। 60% भारत सरकार इसमें पैसा दे रही है और 40% स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। सतपुड़ा सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के 4 जो बहुत पुराने इकाइयाँ थी, तो इनको डीकमीशन करके और 660 मेगावाट जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहलाता है, सुपर क्रिटिकल, जो इफ़िशियंसी के मामले में सबसे बेहतर पावर प्लांट होते हैं, तो इसको रिप्लेस करके और 660 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जो मेरे ठीक पीछे लिखा है कौन बिगाड़ रहा माहौल। खबर इसी से जुड़ी हुई है, सवाल है, लेकिन पहले पूरी खबर आपको बता देते हैं, जानकारी आपको बता देते हैं। खबर जुड़ी हुई है इंदौर से। इंदौर के कागदीपुरा इलाके की एक मस्जिद के ऊपर लगे आपत्तिजनक पोस्टर से हंगामा मचा हुआ है। पोस्टर पर गजवाए हिंद लिखा हुआ और उसमें युद्ध जैसी स्थिति को दर्शाया गया था, जिसमें एक तरफ हरा झंडा थामे एक व्यक्ति और दूसरी ओर एक सेना दिखाई दे रही थी। इस पोस्टर की जानकारी देते हुए एकलव्य गौड़ ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, जिसके बाद यह विषय चर्चा में आया। एकलव्य गौड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इंदौर के कागदीपुरा क्षेत्र में एक मस्जिद पर लगाया गया गजवाए हिंद के आतंक को दर्शाता यह पोस्टर प्रशासन की शांति व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहा है। प्रशासन से निवेदन है कि तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। वहीं उनका यह भी कहना था कि पोस्टर में युद्ध का दृश्य दिखाया गया है। इसमें सामने की तरफ जो सेना बताई गई है वो भगवा झंडा लिए हुए है और ये सनातन धर्म को चेतावनी है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम इसे छोटी हरकत नहीं मान रहे हैं, हम इस तरह की चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकलव्य गौड़ की पोस्टर को लेकर आपत्ति के बाद मुस्लिम समुदाय ने पोस्टर को हटा दिया। समुदाय का कहना था कि पोस्टर में करबला की जंग को दिखाया गया है। मुहर्रम पर हर साल ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं। जिस मस्जिद पर यह पोस्टर लगाया गया था वहीं इजरायली प्रोडक्ट के बॉयकॉट के पोस्टर भी लगे हुए हैं। इन पोस्टरों में इजरायली सामानों और कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। पोस्टर में इजरायली कंपनियों के सामान की जगह कौन सा सामान खरीदना है यह भी लिखा हुआ है। इसके पहले की एक और खबर है, पहले जरूरत है कि उसकी भी हम आपको जानकारी दें, फिर हम आपको ये बताएंगे कि किसने क्या कुछ कहा, क्या कुछ रिएक्शंस रहे इस पूरी खबर पर। बहरहाल इसके पहले दीपावली के दूसरे दिन बच्चों के पटाखे फोड़ने को लेकर एक विवाद हो गया था इंदौर के छतरीपुरा में, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। दोनों के बीच जमकर पथराव भी हुआ था। गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति हो गई थी।
मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया था। बहरहाल ये पूरी खबर हमने आपको बता दी पिछले 4-5 दिन में जो एक्टिविटीज हुई इंदौर में, लेकिन अब इस मामले पर किस किस का क्या रिएक्शन है, थोड़ी और जानकारी के साथ हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी देख लीजिए। कोई बात शुरू करें इससे पहले इस पोस्टर का जिक्र जरूरी है। इस पोस्टर का विरोध हुआ तो काउंटर तत्काल आया उस कौम की तरफ से जिसकी तरफ उंगलियां उठी थी। उन्होंने कहा कि ये पोस्टर पुराना है। संभव है कि पोस्टर 2 महीने पुराना हो, लेकिन कह क्या रहा है इसे समझिए। गज़वा-ए हिंद में गज़वा का अर्थ इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग होता है। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। मोटे तौर पर गज़वा-ए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। गज़वा-ए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। दुनिया के इस हिस्से में रहने वालों के साथ युद्ध से है। आसान भाषा में समझें तो गज़वा-ए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करने से है। बीजेपी का विरोध और पोस्टर के समर्थन में क्या व्याख्या आई, पहले आपको ये सुनाते हैं। बताया कि वहाँ पर इस तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्टर लगा है मस्जिद में। मुझे लगता है एक सीक्रेट मैसेज है, सीधा सीधा एक अपने लोगों को इंगित करना और गज़वा हिंद की तरफ उनको प्रेरित करना। क्योंकि अगर करबला का दृश्य है या अन्य कोई विषय है तो उसमें भगवा झंडे कहाँ से आ गए? भगवा झंडे लगाने का क्या औचित्य है? हमारा प्रश्न ये था, हमारी आपत्ति इस बात पर। एक तरह से भड़काऊ पोस्टर है वो। आपने पोस्टर में देखा होगा कुछ महिला बच्चे सामने खड़े हैं और सामने कुछ लोग हैं जो हथियार लेके खड़े हुए हैं, तो वो आतंकवादियों के विरोध के लिए लगाया गया। आज से 1400 साल पहले करबला की जंग हुई थी इराक करबला में, जहाँ पर इमाम हुसैन के परिवार को शहीद कर दिया गया था। तो वो उनके परिवार के लोग हैं, इसलिए वो पोस्टर लगाया गया, ना कि कोई आतंकवाद को बढ़ावा या इसलिए किसी धर्म विशेष को टारगेट किया गया। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहला मौका नहीं है। कोविड में लॉकडाउन के दौरान भी एक डॉक्टर के ऊपर थूकने की घटना इंदौर में हुई थी। अभी दीपावली में पटाखे चलाने में एक कौम के साथ विवाद की घटना भी वहीं हुई। और अब ये पोस्टर, इन्हें हवा कौन दे रहा है? क्या माहौल में व्याप्त शांति इन्हें रास नहीं आ रही है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहचाने ही जाते हैं अपने बिना फिल्टर किए बयानों के कारण। उन्होंने तो माहौल बिगाड़ने वालों को सीधा उल्टा लटकाने की धमकी दे डाली। जाहिर है कि ऐसी सुलगती फिजा पुलिस का काम और सतर्कता ज्यादा बढ़ा देती है। ऐसे में बचाव का एक ही रास्ता उनके पास बच जाता है, जिससे सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। वो रास्ता है कार्रवाई हो रही है कहने का। मैं अभी देख रहा हूँ प्रशासन काफ़ी सक्रिय है और प्रशासन कार्रवाई करेगा, और यदि इसमें सही चेहरे आइडेंटिफाई नहीं हुए तो फिर मैं भी देखूंगा कि इंदौर में कौन अशांति फैलाता है। मेरे हाथ लग गए ना तो उल्टा लटका के शहर में घुमाऊंगा मैं। इस शहर में कोई अशांति नहीं फैला सकता। उनके द्वारा यह बताया गया कि उक्त पोस्टर कुछ आपत्तिजनक न होकर ये करबला के संबंध में है, और ये जो पोस्टर है इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। किंतु यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो उन्होंने ये बोला कि आपत्ति होगी, तो हम चूंकि मुहर्रम के समय लगाया था तो उन्होंने स्वेच्छा से ही उसे हटा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों कौमों में कुछ ऐसे तत्व जरूर हैं जो अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। जब भी अवसर मिलता है, एक कोई जाकर मस्जिद में भगवा फहरा आता है तो दूसरा कोई ऐसे उग्र पोस्टर लगा देता है। ये जरूर निर्विवाद तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों ही पक्षों के ऐसे उग्र और कट्टर लोगों को सख्ती से और जल्दी यदि नहीं रोका गया तो माहौल बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। चलिए अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह की। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य अलंकरण सम्मान की घोषणा कर दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य अलंकरण के लिए चयनित हस्तियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। राज्योत्सव के आखिरी दिन इन सभी हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन है ये हस्तियां, किस किस क्षेत्र से आती हैं, क्या है इनके नाम, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य अलंकरण सम्मान देने का ऐलान किया गया। इस साल छत्तीसगढ़ सरकार स्थापना दिवस को राज्योत्सव के रूप में मना रही है। 3 दिवसीय राज्योत्सव के आखिरी दिन 6 नवंबर को राज्य अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने राज्योत्सव के दूसरे दिन राज्य अलंकरण सम्मान का ऐलान किया।
राज्य के ऐतिहासिक महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साम ने कहा कि पिछले 24 सालों से इस विषय की पत्रकार वार्ता इसी हॉल में होती रही है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए एक बार फिर यहीं से राज्य अलंकरण पुरस्कार का ऐलान किया जा रहा है। 16 अलग अलग विभागों के 36 लोगों को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। कल राज्य अलंकरण पुरस्कार देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी देने वाले हैं। इस बार सरकार ने तय किया है कि हम 36 अलंकरण उपराष्ट्रपति महोदय के हाथों दिलाने वाले हैं। ये 36 अलंकरण 16 अलग अलग विभागों से संबंधित है। इसके लिए एक जूरी बनी थी, निर्णायक मंडल बना था। उनकी अनुशंसा पर राज्य सरकार ने विचार किया। शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान बटलू राम माथरा नारायणपुर, यति यतनलाल सम्मान मनोहर गौशाला खैरागढ़, मिनी माता माता सम्मान सतनामी महिला जागृति समिति दुर्ग, गुंडाधुर सम्मान छोटी मेहरा पंडरिया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार शशिकांत द्विवेदी डोंगरगढ़, महाराजा प्रवीर चंद भाजदेव विकास कुमार बिलासपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर, मधुकर खिल स्मृति पत्रकारिता मुकेश सिंह रायपुर, दानवीर भामा शाह सुभाष चंद्र अग्रवाल रायपुर, किशोर साहू सम्मान प्रकाश अवस्थी, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार भगत गुलेरी, लक्ष्मण मुस्तुरिया सम्मान निर्मला ठाकुर बेलचंदन, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता पुरस्कार, प्रिंट मीडिया भोलाराम सिन्हा चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता पुरस्कार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोहन तिवारी, गुरु घासीदास सम्मान राजेंद्र रंगीला, पंडित सुंदरलाल शर्मा अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर, दाऊ मंदराजी सम्मान डॉक्टर सत्यभामा आदिल रायपुर। इसी तरह राज्य अलंकरण के लिए सभी 36 हस्तियों के नामों की सूची छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी कर दी। इसी लिस्ट में सामाजिक चेतना के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान नवाजे जाने वाले नारायणपुर के बुटलू राम माथरा वही हैं जिनका जिक्र पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन सभी विभूतियों को छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च सम्मान से नवाजेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। डेस्क रिपोर्ट BSTV। इससे पहले सोमवार को छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नगाड़ा बजाकर राज्योत्सव की शुरुआत की। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता के तौर पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ। सीएम भी इसमें मौजूद रहे। इस दौरान मंच से छत्तीसगढ़ी कलाकारों के दल ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी। कुछ झलकियां आप भी देखिए। छत्तीसगढ़ में इस बार राज्य का स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के रूप में मनाया जा रहा है। नवा रायपुर के राज्योत्सव ग्राउंड में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव का यादगार शुभारंभ किया गया। सोमवार को 3 दिवसीय कार्यक्रम का पहला दिन रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर आयोजन में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नगाड़ा बजाकर राज्योत्सव का शुभारंभ किया, तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी नगाड़ा बजाकर प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। नवा रायपुर के राज्योत्सव ग्राउंड के
मुख्य मंच से छत्तीसगढ़ी लोक कला के कई रंग दिखे। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा सहित मंत्री, सांसद और विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां, योजनाएं और छत्तीसगढ़िया संस्कृति पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत छोटे मन से काम किया है। पहले के समय में लोगों को अनाज नहीं मिलता था, कष्ट थे, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ के सारे संकटों का समाधान निकाला और उनके नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ। छत्तीसगढ़ आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी है, इसीलिए भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों का विकास छत्तीसगढ़ में भी हो, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बात की है। हर दिशा में तेजी से काम करेंगे। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये सच है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं है, दोनों सगे भाई हैं। इसी भाव के चलते दोनों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को रखा है। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस दोनों एक ही दिन मनाई जाती है और अतीत के काल में एक ही थे और अभी भी सगे भाई की तरह है। मैं अपने इस पुराने मध्य प्रदेश के हिस्से में और वर्तमान के छत्तीसगढ़ में आकर के अपने आप को धन्य मानता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण से इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नया दरवाज़ा खुला। ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये वर्तमान में प्रगति के इस दौर में बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई तो अवरोध हुआ था, लेकिन ये सारे अवरोध दूर हो गए और अब तीव्र गति से हमारी सरकार सभी सेक्टर में काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति भी बधाई। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी मध्य प्रदेश के सीएम का स्वागत करते हुए कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अपने बीच पाकर खुशी हुई है। आज प्रदेश अलग अलग जरूर हुआ है, लेकिन प्रेम कम नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सगे भाई की तरह हैं। दोनों प्रदेशों का प्रेम हमेशा अटूट रहेगा। साथ ही राज्योत्सव को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने राज्योत्सव, दिवाली और आने वाले छठ त्योहार की प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस बीच मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के सभी शहीदों को भी नमन किया। मोहन यादव जिला अपने बीच पाकर हमला बहुत खुशी होते, कहे कि ये मुख्य अतिथि के साथ साथ हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में भी हैं। हमन लंबे समय तक मध्य प्रदेश में रहे और एक भाई की तरह आज अलग छत्तीसगढ़ हुए है। आज प्रदेश अलग अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन हमारा प्रेम कभी अलग नहीं हुए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रेम सगे भाई जैसे हमेशा आगे भी अटूट रही। आप सबला छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के गाढ़ा गाढ़ा बधाई, राज्योत्सव के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। अभी अभी हमन दिवाली त्योहार मनाए हन, ओकर भी बधाई। गोवर्धन पूजा के बधाई और छठ पूजा भी आते, ओकर भी आप सबला अग्रिम बधाई। राज्योत्सव के शानदार शुभारंभ की तरह अभी भी छत्तीसगढ़ जश्न में सराबोर है। प्रदेश भर में जगह जगह पर छत्तीसगढ़िया संस्कृति का उत्सव मनाया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट BSTV। चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर। आजकल लोग सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कर देते हैं, लेकिन अब उन्हें पोस्ट करने से पहले गंभीरता से सोचना होगा और वैसे भी नैतिकता के नाते सोचना ही चाहिए। यह खबर क्यों हम आपके सामने रख रहे हैं वो अब आपको बता देते हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े एक मामले में एक आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति हाईकोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट कर उसे मीम्स या अन्य रूपों में बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मेटा प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, एक्स और अन्य संबंधित प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब देने का निर्देश दिया है। इस आदेश का उद्देश्य अदालत की प्रक्रिया और सम्मान की रक्षा करना है ताकि सोशल मीडिया पर न्यायिक कार्रवाई से जुड़ी सामग्री का गलत उपयोग न हो।
ये सारा आदेश क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल दमोह के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विजय बजाज की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ लोग कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए केस की लाइव सुनवाई के वीडियो एडिट कर उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करते हैं और इसके माध्यम से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इन एडिट किए गए वीडियोस में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और शासकीय अधिकारियों की छवि को गलत तरह से दिखाया जाता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट करके यूट्यूब और इंटरनेट मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किए जाने पर रोक लगा दी है और हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए बने रहिए BS टीवी के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।